बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान चैंपियंस कप का जो पहला एलिमिनेटर खेला गया है उसमें कुछ उल्टा हिसाब हो गया। जो टूर्नामेंट के स्टार्ट में टीम हार रही थी, अब वो ये एलिमिनेटर जीत गई, और जो जीतते हुए आ रहे थे और एक जो पूरी चेन बनी हुई थी, अब वो स्टालियंस ये मैच जीतने में नाकाम रहे। 264 रन का, सिर्फ 264 रन का टारगेट दिया गया 50 ओवर्स में। ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन विकेट किस तरह से बिहेव कर रही थी ये तो हम जानेंगे सलमान भट्ट साहब से। लेकिन 264 रन चेज नहीं हुए। लायंस की तरफ से देखा जाए तो मोहम्मद ताहा ने 47 रन की इनिंग्स खेली, उसके अलावा 38 रन की शारून सिराज। ये जो पार्टनरशिप लगी, ये एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप थी। लेकिन जो पार्टनरशिप जिसने ये मैच का पूरा पांसा पलटा, वो थी जनाब आमिर यामीन और अहमद दानियाल के दरमियान, जिसमें कोई रनआउट भी जो जिस तरह से आमिर यामीन हुए उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। 46 रन बनाए आमिर यामीन ने, और अहमद दानियाल ने 65 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। ऑन दी अदर हैंड, अगर बॉलिंग साइड की बात की जाए, जिन्होंने बाद में बैटिंग की, 264 चेज नहीं हुआ। ये तो एक पहले रवायत चलती आ रही है कि जो भी बैटिंग सेकंड कर रहा है वो ये मैच आ रहा है, लेकिन एक मैच ऐसा हुआ जिसमें चेज कर लिया गया, और उसमें जनाब जो कप्तान है उनकी कोई कारकर्दगी अप टू दी मार्क नहीं रही। जिस तरह से हारिस को विकेट पर स्टे करना चाहिए था, जिस तरह से उन्होंने विकेट गंवाई, ये सारी सूरत हाल जो है वो समझ से बाहर दिखाई दी। ऑन दी अदर हैंड, अहमद दानियाल की जो परफॉर्मेंस थी विद द बैट ऑल्सो विद द बॉल, और उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी करा दिया गया। इस पर डिस्कशन करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पर। इसके साथ साथ अहमद सईद ने मैं ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। अहमद सईद साहब, आपसे ही आगाज़ करते, कल के मैच का कहाँ लगा आपको? एक स्टेज पे हमने देखा कि स्टालियंस ये मैच जीतते हुए हो रहे थे, फिर अचानक से पांसा पलटा। कौन सी ऐसी विकेट थी जिसके बाद लगा कि जनाब मैच अब हाथ से गुजर गया? जी हमजा, कल हम जब शो में बैठे तो हमने ये बात की थी कि जो 50 ओवर में चेज़ करने का मेथड होता है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी नज़र आ रही है इस टूर्नामेंट के अंदर, और उसी रिवायत को बरकरार रखा गया है। कल स्टालियंस की जानिब से एक मौके पर बिल्कुल ये लग रहा था कि ये मैच अब जो है वो तकरीबन स्टालियन इस पोजीशन में आ चुका है कि यहाँ से अगर वो क्लेवर खेलें और अगर वो केयरफुल इस चीज़ों को लेकर चलें तो वो इसको विन कर सकते हैं। जब हुसैन तलत और तैयब ताहिर क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह से हमने पहली इनिंग कल एनालाइज़ किया था, बल्लेबाजों के जो शॉट सिलेक्शन है उसके नतीजे के अंदर कल तैयब ताहिर ने अपनी विकेट दी, और उसके बाद जो है वो मैच का मोमेंटम पूरा शिफ्ट हुआ, और एक ऐसा मैच जिसको स्टालियंस की टीम को जीत जाना चाहिए था, जिसको वो चेज़ करने की पोजीशन में आ गए थे, जब 64 रन का एक अच्छा आगाज़ फराहम किया स्पिनर्स ने, तो उसके बाद जो है वो उस मैच को आके मेरा ख्याल है फिनिश करना चाहिए था। यहाँ पर एक बहुत ही काबिल गौर बात यह है कि कप्तान मोहम्मद हारिस, जो कल नंबर 7 पर बैटिंग करने के लिए आए हैं और जो आम तौर पर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करना पसंद करते हैं, आपको याद होगा PSL में उन्होंने इस बात का शिकवा भी किया था कि मैं ओपनिंग बैट्समैन हूँ लेकिन मुझे नीचे भेज दिया जाता है। तो कल तो वो कप्तान होते हुए नंबर 7 पर है, जो बिल्कुल समझ में ना आने वाली बात है, और उस वक्त जब आपकी एक विकेट गिर चुकी है तो आपको यकीनन खुद स्टेप अप करके आना चाहिए था और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मोहम्मद हारिस की कैप्टनसी के ऊपर भी, और जो सिचुएशन को रीड करने की सलाहियत है उसके ऊपर भी। जब हालांकि वो जब टॉस के ऊपर आए थे तो उन्होंने खुद इस कॉन्फिडेंस का इजहार किया था कि हमें ये लगता है कि ये विकेट दूसरी इनिंग में बैटिंग के लिए मजीद बेहतर हो जाएगा। तो उन कंडीशंस के अंदर जहां पर आपके ख्याल में कंडीशंस फेवरेबल हैं चेस के लिए, आपको खुद बैटिंग के लिए तशरीफ़ लाना चाहिए था। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मोहम्मद हारिस की ये जो पोजीशन है एज स्टालियंस टीम कैप्टन भी, और शाहीन के साथ भी इनको अक्सर कैप्टन भेज दिया जाता है, तो मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है इनकी रिसेंट पास में। आखिरी 10 अगर हम इनकी इनिंग निकाल कर देखें लिस्ट ए क्रिकेट में 50 ओवर फॉर्मेट में, तो मेरा ख्याल है कि उसमें सिर्फ एक 50 है जो उन्होंने इस टूर्नामेंट के पहले मैच में किया है। उसके अलावा डार्विन में भी ये ATM के साथ गए, शाहीन के साथ भी ये वहाँ पर गए, तो कोई ऐसी कारकर्दगी इनकी प्रीवियस पास के अंदर भी नज़र नहीं आ रही है जिसकी बुनियाद पर इनको मुस्तकिल टीम के साथ न सिर्फ कैरी किया जा रहा है बल्कि इनको कप्तान भी बनाया जा रहा है। और मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊँ तो इनकी जो एवरेज है लिस्ट ए क्रिकेट के अंदर वो भी सिर्फ 28 की है डोमेस्टिक में, जो कि इस कैलिबर के प्लेयर के लिए मेरा ख्याल है कि एक सवालिया निशान है, और उसको कप्तान बनाया हुआ है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड हमने देखा कि यासर खान ने 39 रन की अच्छी इनिंग्स खेली, स्टार्ट अच्छा मिल गया 27 रन की माजने के लिए, और स्टार्ट में जिस तरह के स्ट्रोक्स लग रहे थे मज़ा आ रहा था मैच देखने का, पता चल रहा था कि ये फिनिशिंग की तरफ जाएगा स्टार्ट से ही जिस तरह की क्रिकेट खेली गई। अच्छा, हुसैन तलत ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो है ना वो बिटन पीसेज की सूरत में, अब देखें कल भी उन्होंने 32 रन की इनिंग्स खेली है, अब बहुत ज़्यादा अप टू दी मार्क नहीं रहे, लेकिन हुसैन की जो परफॉर्मेंस है इस पर गौर फिक्र किया जा सकता है। देखिए हुसैन तलत जो है वो मेरा ख्याल है कि काफ़ी, अगर हम स्टालियंस की एक टीम को देखें, उस स्क्वाड को देखें, तो काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनके मुकाबले में वो यकीनन स्टैंड आउट करते हैं। हुसैन तलत ने इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी पार्टनरशिप लगाई है तैयब ताहिर के साथ, जो 157 रन पर मुश्तमिल थी। हुसैन तलत जो है वो परफॉर्म करते रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर भी और उससे पहले डोमेस्टिक के अंदर भी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब बड़ा मैच आता है तो उस बड़े मैच के प्रेशर को ये बाज़ औक़ात जो है वो प्लेयर फेस नहीं कर पाता है।
और कल जो बॉल मेरा ख्याल है कि उनको लगा वो थोड़ा सा ऊपर रहा है, उसका नेचुरल बाउंस नहीं हुआ, जिसकी वजह से बॉल जो है वो उनके पैड के ऊपर आकर लग गया। अनलकी रहे वो कल के मैच के अंदर। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप इतना तजर्बा रखते हैं अपनी बैक के ऊपर, तो इस सिचुएशन के अंदर आपको, जिस तरह से मैंने मोहम्मद हारिस के बारे में बात की है, ये 2 तजर्बाकार प्लेयर थे, तैयब ताहिर भी एक तजर्बाकार प्लेयर हैं। इन प्लेयर्स को जो है वो स्टेप अप करना चाहिए था, और ये जो मिडिल ऑर्डर ने कल गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, मैं ये समझता हूँ कि इसकी वजह से स्टालियंस की टीम जो है वो इस चीज़ को हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाई। तैयब ताहिर ने भी पाकिस्तान की तरफ से भी, हमें याद होगा एशिया कप की वो परफॉर्मेंस इंडिया के अगेंस्ट, मेरे ख्याल एशिया उसे जी हाँ, पाकिस्तान शाहीन्स की टीम जो है वो इमर्जिंग एशिया कप के लिए, जहाँ पर वहाँ पे बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी। तैयब ताहिर को उस तरह से मौके, मेरा ख्याल है कि उनको ग्रूम करने की मजीद ज़रूरत है। उनको बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई हैं, लेकिन बात फिर वो ये अगेन जी, बहुत से कल नए चेहरे हमें देखने में मिले दोनों टीम्स की जानिब से। आप कप्तान बाबर आजम की कमी कहीं ना कहीं महसूस की गई, ना कि इस टीम के कप्तान, वाइट बॉल के वैसे कप्तान जो हैं उनकी कमी महसूस की गई है। वो चूंकि स्क्वाड में नाम आ गया टेस्ट सीरीज़ में, तो वो सारे के सारे चले गए वहाँ पर, 5 से 7 खिलाड़ी जो हैं, तो वो कमी महसूस की गई। और ये वही बाबर आजम, पहले भी इस तरह की सिनेरियो में स्टालियंस की टीम आई, बाबर आजम ने स्टैंड आउट किया, वहाँ पर खड़े रहे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेले, सेंचुरी भी बनाई वहाँ पर, और ये सारी सूरत हाल। तो बाबर की कमी महसूस तो हुई होगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी इंस्ट्रक्शंस बाबर की तरफ भी दी जाती थी जो टीम की फेवर में रहती थी। जहांदाद खान की अहमद बात अगर की जाए, सिर्फ जहांदाद की जिस तरह की एंड पर आके परफॉर्मेंस दी है जहांदाद खान ने, उस पर क्या कहेंगे? वैसे टेप बॉल के बैटर बॉलर कहा जाता है उन्हें। जी, जहांदाद खान के ऊपर हमने पहले ही बात की है। इस टूर्नामेंट में एक अच्छी चीज़ देखने में आई है कि उनको नए बॉल से जो है बॉल करवाया गया है पहली मरतबा, और नए बॉल के साथ उन्होंने बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भी हालात को अगर हम देखें तो हमें शाहीन शाह अफरीदी इस बारे में बहुत पॉपुलर थे कि वो शुरू में आते थे और ब्रेक थ्रू देते थे नए बॉल के साथ, लेकिन जब वो सिलसिला रुक गया तो अब हमारे पास कोई उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो एक अच्छी एडिशन जहांदाद खान। लेकिन जिस तरह से आपने ग्रूम करने की बात की है, मैं ये ज़रूर इसमें ऐड करता चलूँ कि कल जिस प्लेयर ने स्टैंड आउट किया है वो अहमद दानियाल हैं, जिनको कल मैन ऑफ द मैच भी मिला है। लेकिन अहमद दानियाल के भी अगर हम फर्स्ट क्लास के मैच देखें तो वो सिर्फ 8 फर्स्ट क्लास। ठीक है अहमद, इस पे फर्दर करते हैं। सलमान भट्ट साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। सलमान भी, कैसे मिजाज हैं आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भट्ट साहब, कल हमने देखा कि 264 का टारगेट दिया गया, पिच ऐसा क्या तब्दील कर दिया, यहाँ पे तो 370-75 हो गए। दुनिया एक तरफ 350 चेज करने की तरफ जा रही है, और हमने ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया यंगस्टर्स को, अब वो 250 माइंड में यही है, 250 पौने 300 तक, और वो भी चेज नहीं हो रहा। क्या समझते, कहाँ पे गलती हुई कल स्टालियन से? देखिए, ये बात आपकी ठीक है कि ये रन चेज होने वाले थे, ये कोई बड़े ऐसे रन नहीं थे कि जिस पे मैच जीता जाए। लेकिन बैटर्स जो हैं हमारे, अगर आप देखिए, पिच भी अच्छा था, पिच का कोई ऐसी चीज नहीं थी कि रन ना बने उसके ऊपर। थोड़ा बहुत चैलेंज आता है, 2 दिन से बादल था, धूप नहीं लग रही थी, इस बारे में हमने कल भी बात की। लेकिन जो मेन चीज हमें कंसर्न कर रही है, जो कि देखने की है तमाम कोचेस के लिए और स्पोर्ट्स स्टाफ के लिए, कि 90% बैटर जो है वो सेट होके अपनी विकेट गंवा रहे हैं। 25, 32, 35, 42 ये स्कोर 90% हुआ है इस टूर्नामेंट के अंदर। और पाकिस्तान के पिछले आप वनडे कप्स उठा के देख लें, पाकिस्तान कप के नाम से जब यही टूर्नामेंट 6 टीमों का होता रहा या 5 टीमों का भी होता रहा, तो हर मैच में 2-2, 3-3 सेंचुरियां होती थी। इस टूर्नामेंट में अभी तक 4 सेंचुरियां हुई हैं, और उसकी वजह यह है कि जो बैटर्स हैं वो टेम्परामेंट नहीं है, या आप कह लीजिए कि उनमें वो नहीं है कि मिडिल ओवर्स में खेलने के लिए जो फिटनेस चाहिए, जो आपका थिंकिंग का पैटर्न चाहिए। क्योंकि जब आप वनडे खेलते हैं ना, तो ये थोड़ा टेस्ट से रिलेट करता है। हाँ। आपको पता भी होता है एज ओपनर, फॉर एग्जांपल आप 40 पे हैं, लेकिन आपके सामने 2-3 विकेटें गिर गई, तो आपको पता होता है कि ये मैं सेट हूँ, ये फलां गेंद को मैं बड़ी हिट मार सकता हूँ। लेकिन आप अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल करते हैं कि 50 ओवर की गेम है, अगर मिस हिट हो गई, मैं आउट हो गया, तो रन नहीं बनेंगे मेरी टीम के, तो फिर आप आखिर तक जाते हैं। जिसकी मिसाल बाबर आजम की बारी थी, जिसकी मिसाल कामरान गुलाम की बारी थी 2 दफा, और 1 दफा उस्मान खान ने ऐसी इनिंग खेली। लेकिन जो तजर्बाकार प्लेयर है, जहाँ आपने बात की, तैयब ताहिर बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हुसैन तलत प्रेसिडेंट कप्स के बेस्ट बैट्समैन हुए हैं वनडे टूर्नामेंट के, बिल्कुल। और इसी तरह जो उमैर बिन यूसुफ है, 3 साल से टीमों के चक्कर लगा रहे हैं ये सारे लड़के, और हारिस जो है वो कप्तान है टीम के पिछले 2 साल से। तो अगर हमारे इन प्लेयर्स ने वो चीजें यंगस्टर्स को करके नहीं दिखानी, ये प्रोबेबल है ना, अपकमिंग पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, लेकिन इनमें वो एप्लीकेशन और वो जो एबिलिटी होती है कि मैच को फिनिश करना है, वहां पर बहुत काम होने वाला है। वो चीज नजर नहीं आई इस टूर्नामेंट के अंदर। ये सेट होकर अपनी विकेटें गवाते रहे हैं, और ये वो चीज है जो ज्यादा क्रिमिनल है, क्योंकि अगर आप आते ही आउट हो जाए ना, तो मार्जिन होता है कि आप शायद सेट नहीं हुए थे, बॉल पिक नहीं किया, कोई गेंद अच्छा हो गया। लेकिन जब आप 25-30 रन कर लेते हैं, तब तो विकेट, बॉलर, पेस,
हर चीज का आपको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। उसके बाद अपनी विकेट गंवाना, गलत शॉट मार के जो है ना, वो ज्यादा बड़ा क्राइम है। बिल्कुल जी अहमद साहब। अच्छा भट्ट साहब, मैं आपने मोहम्मद हारिस का तज़किरा किया है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, हम इसके ऊपर पहले बात भी कर रहे थे। मुझे पूछना असल में यह है कि मोहम्मद हारिस जो है वो न सिर्फ टीम का हिस्सा है इतने अरसे से, हमने अभी स्टैट्स भी हमारे उनके सामने हैं, 49 लिस्ट ए के मैचेस उन्होंने खेले हैं, सिर्फ 28 की उनकी एवरेज है, 5 उन्हें फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, 127 रन उन्होंने बनाए हैं। सिवाय T20 फॉर्मेट में PSL की 2-3 इनिंग्स के कोई ऐसी इनिंग्स याद नहीं आ रही रिसेंट पास्ट के अंदर भी जिसमें मोहम्मद हारिस ने परफॉर्म किया। और न सिर्फ ये कि वो मुस्तकिल टीम के साथ हैं बल्कि टीम के कप्तान भी हैं। तो क्या ये कोई लीडरशिप की कमी है या कोई समझ नहीं आ रही कि इनको टीम के साथ क्यों मुस्तकिल कैरी किया जा रहा है? देखिए, मैं भी इस चीज को समझने से कासिर हूँ, और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से जब मेरी बात हुई तो उनके पास भी इसका कोई कह ले कि कोई लॉजिकल आंसर नहीं था इस चीज का। और देखना तो ये उनको है जो बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी, बट द पॉइंट इज कि लीडरशिप क्वालिटी उसने जिस किस्म की अपनी प्रेसर्स में बातें की हैं, जिस किस्म की प्रेजेंटेशन में उसने रीजनिंग की है, जिस तरह की उसने शॉट्स खेले हैं, गैर जरूरी सिचुएशन की डिमांड कुछ और थी, उनका खेलने का तरीका बिल्कुल और था। तो ये चीजें लीडरशिप के ट्रेट से रिलेट नहीं करती। तो अगर आप किसी में समझते हैं कि यार इसमें ये टैलेंट है तो हमने इसको सपोर्ट करना है, यंग एक कैप्टन तैयार करना है, लेकिन उस कैप्टन की जो क्रिकेट है वो सिचुएशन से तो रिलेट करे ना। वो ये तो ना करता वो आउट होकर मारने की जरूरत है तो वो गेंद लेफ्ट कर दे, और जब रोकने की जरूरत है तो तब वो छिक्का मारते आउट हो जाए। तो ये चीजें तो नहीं है ना, क्योंकि उसी कप्तान ने अपनी एक्शन और अपने मुंह से मैसेजिंग देनी है बाकी टीम को कि क्या करना है। अगर वो खुद ही गलत जो है ऑप्शन चूज कर लेगा मैच में, तो बाकी लड़के उसकी बात कैसे मानेंगे? वो बात में असर रहता ही नहीं है। तो यू हैव टू बी स्पॉट ऑन प्रैक्टिकली एंड वोकली। और उसके अलावा भी अगर आप देखें तो 32 रन उनके मेरे ख्याल बेस्ट है T20 वर्ल्ड कप में, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 30-32 रन की इनिंग खेली थी। तो देयर इज अ लॉट टू डू। ही माइट हैव द टैलेंट, ठीक है, ही श्योरली माइट हैव द टैलेंट, लेकिन he has to prove it। बट अभी मजीद मेहनत की जरूरत है। क्या जी, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जेसन गिल्स्पी की कल कॉमबॉक्स में सलमान भट्ट साहब से गुफ्तगू हुई है, उस पर डिस्कशन करेंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान चैंपियंस कप के हवाले से। सलमान भट्ट साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जेसन गिल्स्पी के साथ कॉमबॉक्स में कल आपकी कुछ गुफ्तगू हुई है। क्या मोटिव लेकर उन्होंने ये 5 से 7 खिलाड़ी उन्होंने वापस लिए और किस तरह की तैयारियां चल रही, सवाल से कोई बात की गई? जी हाँ, बिल्कुल हमजा, वो बात भी की गई और मैंने उनसे सवालात पूछे और उन्होंने उसके जवाब भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी टीम में ट्रस्ट शो करना चाह रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि उनके अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल, जो कि बहुत सारे फैक्टर जिसमें हैं ऑलरेडी, आपको पता ही है कि प्लेयर्स ने भी बारहा ये गैर यकीनी सूरत हाल की बात की, बोर्ड का चेंज होना, कोचेस का चेंज होना, कप्तानियों का बदलना। तो थोड़ी स्टेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए, थोड़ा खिलाड़ियों में ट्रस्ट शो करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये मेरे ख्याल में सारे अच्छे क्रिकेटर्स हैं, एक बुरी सीरीज से प्लेयर बुरा नहीं हो जाता, ये उनके अल्फाज हैं। ऑल्दो के मेरी अपने ख्याल में 1-2 प्लेयर्स हैं जो इस टीम में लाजमी होने चाहिए थे। लेट्स से नंबर 1 कामरान गुलाम। अब एक प्लेयर ने इतने रन किए हैं और बारहा परफॉर्मेंसेस दी हैं, और फिर इस टूर्नामेंट में जिसको कहा गया कि जी ये नेक्स्ट डिस्कवरिंग चैंपियंस है, उसके अंदर ऑलरेडी एक जो तैयार प्लेयर था उसने फिर से 2 सेंचुरियां कर दी, और वो स्क्वाड का हिस्सा था बांग्लादेश के खिलाफ, और वो नहीं खेला और खेले बगैर 2 सेंचुरियां करके वो कैसे बाहर हो गया? तो इस चीज पे कोई खातिर ख्वाह जवाब तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मेरा काम था वहां पे सवाल उठाना। मैंने उस प्लेटफॉर्म पे सवाल किया, उन्होंने कहा कि वो हमारी गुफ्तगू में है, हमारी जो है रडार के अंदर है, वो हम उन पे फोकस हैं। तो अभी जैसे ही हमें कोई ओपनिंग होगी तो हम उनको मौका देंगे, इस तरह की उन्होंने बात की। फिर मैंने उनसे उनके मुतालिक दोबारा पूछा। मैंने कहा एक बंदे की फॉर्म बहुत अच्छी है और आपके पास जो प्लेयर हैं वो बिलाशुबा अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उनकी फॉर्म और इसकी फॉर्म में फर्क है। तो आपके नजदीक फॉर्म कितनी जरूरी है कि एक जो खिलाना है जिस प्लेयर को उसकी फॉर्म अच्छी हो? उन्होंने फिर मुझे स्टेबिलिटी का ही बताया कि देखें वो ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी है कि गैर यकीनी की सूरत हाल ना हो प्लेयर्स को, जब वो डाउन एंड आउट हो तो हम उनके साथ खड़े होना चाहते हैं। इस पे उन्होंने इस बात को खत्म किया। वर्कलोड के ऊपर बात हुई। शाहीन के बारे में उन्होंने कहा कि वो उनकी कह लीजिए कि फर्स्ट टाइम था, उनके पहले बच्चे की पैदाइश का वक्त था, तो वो चाहते थे कि वो शाहीन ये मैच ना खेले पहले वाला। वो कहते हैं कि अगर मुझे वापस कभी ऐसा मौका मिले या वक्त में मैं वापस जाऊं तो मैं उसको पहला टेस्ट भी ना खेलने देता, क्योंकि ये टाइम नहीं होता कि आप अपनी फैमिली से दूर हैं। बहरहाल
उनकी मर्जी एक तरफ, शाहीन एज अ प्रोफेशनल उन्होंने खुद भी सोचना है, उन्होंने खुद भी सोचना है कि कौन से टाइम के ऊपर क्या करना चाहिए। अगर वो उस दिन अपनी बारी जो उन्होंने ली है, वो जिस तरह की उनकी इंजरी लग रही थी और जितना वो तकलीफ में थे शदीद में, उनकी हिम्मत को दाद देते हैं। लेकिन क्या वो इतना जरूरी मैच था कि आप, क्योंकि पाकिस्तान के रेगुलर फास्ट बॉलर हैं, आप प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं हर मैच में, तो क्या आपके लिए इतना रिस्क लेना दानिशमंदी थी? मेरा नहीं ख्याल थी, और मैंने इसका जिक्र हर जगह पे किया। तो इस बारे में बात हुई, फिर पाकिस्तान के विकेट कीपिंग के बैकअप को लेके बात हुई, तो उन्होंने कहा कि सरफराज जो है वो बहुत पाकिस्तान की उनकी सर्विसेज हैं, लेकिन अब वो कोई जवान नहीं हो रहे, तो हमें उनके साथ एक दो बंदे तैयार करने हैं, क्योंकि अनकरीब वक्त में हो सकता है कि सरफराज ना हो, तो हमें वहां पर रिप्लेसमेंट या बैकअप के तौर पे बंदे चाहिए। उसके बारे में भी उन्होंने बात की। अच्छा, वैसे बट फिर सर आखिर सरफराज अभी क्यों हैं? अभी कोई इसकी कोई लॉजिक बताते हैं? ऑन व्हाट बेसिस सरफराज जो है वो टीम के साथ हैं और अभी तक साथ हैं? देखिए, मैंने अभी तो आपको बताया कि वो सर्विसेज का जिक्र करते हैं कि उनकी बड़ी सर्विसेज है, और है। सेकंड कीपर पाकिस्तान के पास कोई इतना अच्छा नहीं है। बेसिकली उनके जवाब का जो था ना कि तैयार करने हैं, तैयार करने का मतलब है कि कोई तैयार नहीं है। सो आप उनके वर्ड्स पिक करें, और अगर डेप्थ में जाएं तो वो कहना ये चाह रहे थे कि ये जो एक दो अच्छे हैं, इसके पीछे कोई बंदा रेडी नहीं खड़ा हुआ, तो हमें करने पड़ेंगे। अच्छा, हुरैरा की बट मैं बात करना चाहूंगा। हुरैरा, क्योंकि कामरान गुलाम की हम बात करें, कामरान गुलाम को तो नहीं के बारे कंसीडर में किया अपडेट गया। ये है कि उनको रिजर्व 3 रिजर्व के नाम दे दिए हैं आज पीसीबी ने। मुझे लगता है कि पीसीबी भी जाहिर मीडिया के दबाव में आके टीम बनाता है। कल से चूंकि बहुत शोर था कि कामरान गुलाम को नहीं डाला गया, तो अब पीसीबी ने एक और तरीका ये इख्तियार किया है कि उन्हें 3 प्लेयर्स के नाम दिए हैं, उनमें कामरान गुलाम भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि हम इन्हें स्क्वाड में शामिल ज़रूर करेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि लॉजिस्टिक्स की ज़रूरियात की वजह से और प्लेयर्स के नंबर पूरे होने की वजह से हम उनको 15 में शामिल नहीं कर सकते, लेकिन 18 में शामिल करके हम उन्हें उस कैंप का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे जो कैंप होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मोहम्मद हुरैरा पे बट साहब जरा थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा। उनको रख लिया गया है और टीम का हिस्सा बनाया गया, पहले भी रहा है, लेकिन खेले नहीं वो अलग बात है, लेकिन कैरी किया जा रहा है ग्रूमिंग के लिए, या सीनियर के साथ जब ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस पर्सपेक्टिव में भी अगर ले लें तो देखिए, ये सारी बातें आपने जो हमजा की हैं ना, ये हिस्सा होती हैं ग्रोथ का प्लेयर की। ड्रेसिंग रूम शेयर करना, सीनियर के साथ प्रैक्टिसेस में होना, ये उनके एतमाद में इजाफा करता है, उनकी स्किल्स को बेहतर करता है। लेकिन एट द सेम टाइम the same thing should apply for कामरान गुलाम and for other top performers, जिनकी हुरैरा से भी ज्यादा परफॉर्मेंसेज हैं। और हुरैरा ने लेटली, मेरा ख्याल है, थोड़ा सा काम की टेक्निक पे भी होने वाला है। उन्होंने लेटली जिस तरह बैटिंग किया, सर्टन एक कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी है जहां पर वो ट्रबल में आते हैं, या वो स्निक हो जाती है या वो गेंद उनके अंदर से बैट और पैड के बीच में से गुजर जाता है। तो ये वो चीज है जो शायद एड्रेस होने वाली है। और गैरी कर्स्टन, वो तो खैर वाइट बॉल के कोच हैं, लेकिन आई थिंक ही नीड्स टू वर्क विद सम बैट्समैन कि जो उसके ऊपर काम करें। बहरहाल वो टैलेंट है, उन्होंने रन्स किए हैं, ट्रिपल सेंचुरी भी की हुई है, और खेलने में जब देखते हैं उनको तो बड़ा मजा भी आता है। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। लेकिन ये थोड़ी बहुत चीज है जिसको उन्हें साथ साथ एड्रेस करना है। और जैसे मैंने कहा, अगर एक को आपने रखा है साथ, तो फिर कामरान गुलाम के तो बहुत रन है, उसको भी इग्नोर ठीक है। अच्छा बट साहब, आपने अभी बात की टेक्निक की, हुरैरा में थोड़ा सा इशू है, वर्क करने की जरूरत है। सलमान अली आगा नो डाउट 3 50s हैं, एक में 49 रन बनाए इसी टूर्नामेंट में, और वो अच्छा है, नाम भी उनका आ गया। आप समझते हैं इनको मजीद इंप्रूव करने की जरूरत है, जरा लंबा खेलने की जरूरत है? अगर 50 कर लेते हो तो उसको 100 करने की सलाहियत, इनको अभी उस चीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी आपने निशानदेही की है। अब तो क्रिकेट एनालिस्ट ही बनते जा रहे हैं कि 50 कर लिया तो अब 100 भी करना चाहिए। 100% आई एग्री, क्योंकि देखिए, हर बंदे के पास इंप्रूवमेंट का रूम होता है। मुकम्मल कोई नहीं है, मुकम्मल तो सिर्फ अल्लाह की जात है। इंसान ने तो सारी जिंदगी मरते दम तक सीखते रहना है, और सीखने का अमल कभी रुकना नहीं है। तो बेहतर से बेहतर होने की कोशिश करनी चाहिए, और उनमें काफी चीजें बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो आगा सलमान एक बड़े डिसेंट फील्डर हैं, स्लिप में कैचेस बड़े अच्छे करते हैं, बॉलिंग अच्छी करते हैं, रन्स किए उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया में रन्स किए, श्रीलंका में सेंचुरी की, टेस्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट सेंचुरी थी, फिर इस कप के अंदर उन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग की। लेकिन मजा आता कि क्योंकि आप एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इस टूर्नामेंट में तो फिर आपके 50 पे आउट नहीं होना चाहिए ना, फिर तो 100 करने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, वैसे तो सब क्या वो वैसे चीज़ है करियर बिल्कुल इनका जिसको किस तरह काम से रहा करने की जरूरत है सलमान अली आगा का? अच्छा, सलमान अली आगा के हम अगर नंबर्स देखें तो उनके नंबर भी बहुत शानदार हैं। टेस्ट की बात करें, ओडीआईस की बात करें, और जो उनका नेचुरल स्कोरिंग रेट है वो भी सूट करता है उनके ओडीआई
प्लेयर का जो स्टेटस है उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इन्होंने 5,852 रन अब तक बना लिए हैं। 21 ओडीआई मैचेस इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं, 40 की इनकी एवरेज है। लिस्ट ए में 98 मैच अब तक खेल चुके हैं और 38 की इनकी शानदार एवरेज है, बावजूद इसके नंबर 5 नंबर 6 पर बैटिंग करने आते हैं। एक अलबत्ता मैं अगर आपके सामने कंपैरिजन पेश करूं तो सलमान अली आगा के नंबर 5 और नंबर 6 के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें हमें एक चीज़ ये नज़र आती है कि जब वो नंबर 5 पर बैटिंग करने आते हैं तो वो बहुत ही शानदार उनके नंबर हैं उसके ऊपर, लेकिन जैसे ही वो नंबर 6 के ऊपर शिफ्ट होते हैं कुछ इनिंग्स के अंदर तो वहाँ पर वो रन नहीं कर पाते। उनकी 40% इनिंग्स जो हैं वो नंबर 6 के ऊपर हैं लिस्ट ए क्रिकेट में, और जिनमें उनकी एवरेज सिर्फ 20 की है, जबकि नंबर 5 पर जब भी वो बैटिंग करने आए हैं उनकी वहाँ पर एवरेज भी 44 की है और उसमें वो रन करते हुए कामयाब भी नजर आते हैं। तमाम 10 जो उन्होंने अपनी निस सेंचुरियां बनाई हैं वो नंबर 5 पर हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब से वो बॉलिंग करना स्टार्ट हुए हैं और बॉलर के तौर पर बहुत ज़्यादा रिलाय उनके ऊपर किया जा रहा है तो उनके कोचेज़ या उनके मैनेजमेंट जो है वो उनको भी नंबर 5 से डीमोट करके नंबर 6 पर खिलाना जो है वो उसके ऊपर इस्तेमाल करना शुरू हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह पहले इफ्तिखार अहमद के साथ हुआ कि उनकी नंबर चेंज किया गया और उसके बाद इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस में भी एक डिप आया, तो सलमान अली आगा के बारे में भी ये कंसर्न है एक कोचेज़ का कि उनको इस्तेमाल किस तरह से करना है। ठीक है, अच्छा बट सब साइम अयूब में हमने देखा कि एक अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने, उसके बाद मोहम्मद हसनैन को उन्होंने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड दे दिया। अच्छा जेस्चर है, इस स्टेज पे शेयर करना, स्प्रेडिंग लव अच्छी चीज़ है, केयर करना, लेकिन आप समझते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ इनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। आई थिंक ये बड़ी अच्छी चीज़ है और एक टीम को बाइंड करने में इस तरह की जो एक्ट होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और कमिंग फ्रॉम अ यंगस्टर इट इज वेरी वेरी गुड ट्रेड, अ वेरी स्पेशल क्वालिटी टू हैव। तो इस पे तो उसको बहुत सराहना चाहिए और सराहा गया भी है। तो और इनिंग भी उसने अच्छी खेली। कंसिस्टेंसी पे काम करना कि बार बार रन करें, क्योंकि जितना टैलेंट है उसमें, हमने हमेशा उसके बारे में जब भी बात की उस टैलेंट की कोई शॉर्टेज नहीं है, अबंडेंस में है। बस ये है कि अपनी बारी को वैल्यू दे और उन्हें याद होना चाहिए कि जो उन्होंने 150 रन किए हैं इसमें कितनी सेफ क्रिकेट भी खेली है। शुरू में आते साथ ही उन्होंने जंग नहीं लगाई, बड़े अमन के साथ शुरू किया और फिर आगे जाके जो है वो काम जो है वो बेहतर से बेहतर होता गया उनके लिए। तो मेरा ख्याल है कि वो बड़ा ब्राइट फ्यूचर है और हसनैन डिजर्व करते थे कि उनके साथ शेयर किया जाए। हसनैन ने टॉप ऑर्डर जो है ना वो स्वाइप किया था, कामरान गुलाम हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, फखर जमान हो गए, तीनों मैच विनर, तीनों बड़ी विकेटें उन्होंने पहले 5 ओवर में ही ले ली थी और वहीं पर मार्कफुट की जो टीम थी उनको उन्होंने काफी हद तक बैकफुट पे कर दिया था। ठीक है जी, लेट्स सी कल के मैच होता है, क्योंकि कल डू और डाई मैच होगा दोनों टीम्स के लिए और जो टीम जीती उसका जनाब पैंथर के साथ मुकाबला होगा। आज के शो से